गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी विषय को लेकर के आ रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक दूसरे की परिचय को ये समझें कि यह जो वीडियो और यह जो स्टडी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, यह ब्राइट फ्यूचर स्कूल ईसापुर महावीर स्थान के बच्चे कॉपी किताब लेकर के बैठ जाएं और जो भी यहां से पढ़ाया जाएगा, साथ ही मां बनशक्ति कॉन्वेंट स्कूल बक्सर के बच्चे भी बैठेंगे और यहां से आपके क्लास 5 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए यह विषय वस्तु प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला टॉपिक हम लोगों का यह है भाषा। भाषा यानी हम जो बोलते हैं, सामान्य लैंग्वेज में हम बोलते रहते हैं और बराबर इसको हम यूज भी करते हैं कि आपकी भाषा कैसी है, आपकी भाषा क्या है, आप किस भाषा में बात करते हैं, आप किस भाषा में पढ़ते हैं। तो यह भाषा तो विभिन्न प्रकार की है, क्योंकि विभिन्नताओं में एकता को धारण किए हुए हमारा यह देश भारतवर्ष है। लेकिन हिंदी की साहित्य के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भाषा एक व्याकरणिक शब्द है और भाषा से ही हमारे साहित्य का सृजन है। यह ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, इस बात को नोट कर लीजिए कि भाषा से ही साहित्य का सृजन है। नोट कर लिए आप लोग, लिख लिए? ठीक। अब देखिए, भाषा की परिभाषा को यदि हम परिभाषित करें तो भाषा उससे कहते हैं जिससे कि हम अपने शब्दों को एक दूसरे तक आदान प्रदान कर सके। अपने शब्दों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। तो भाषा के रूप क्या होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। सामान्य तौर से आज आधुनिकतम समय में यह देखा गया है कि व्याकरण के किताबों में भाषा के केवल 2 ही रूप दिखाए गए हैं। भाषा के 2 रूप बताए जाते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन जो कि आपके बोर्ड पर आ रहा है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच में ये जिस भाषा को हम छोड़ रहे हैं वह हमारी भाषा है सांकेतिक भाषा। यह सांकेतिक भाषा और इसी का प्रचलन सबसे अधिक है। समझिए पहले लिखित भाषा। तो लिखित भाषा उसे कहते हैं जिसको हम लिख करके अपने भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे तक भेजते हैं, यह लिखित भाषा है। मौखिक भाषा यानी दिन भर हम यदि किसी से मिलते हैं या परिवार में रहते हैं तो हम जो एक दूसरे के साथ अपने भावनाओं को, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो इसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल युग में आज हम कहते हैं कि हम तकनीक स्तर पर बहुत आगे बढ़ गए। आप रेलगाड़ी को देखें हैं, रेलगाड़ी जब चलती है तो वहां कोई न लिख करके देता है और न मौखिक बोलने जाता है, वहां संकेत के माध्यम से ही गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए संकेत किया जाता है। तो वो सांकेतिक भाषा है। आप रोड पर निकलते हैं, ट्रैफिक पुलिस रहती है या ट्रैफिक सिग्नल रहता है, यह सांकेतिक भाषा है। मूक और बधिर के लिए सांकेतिक भाषा है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत अत्यधिक होता है। किंतु आज आधुनिकतम समय में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा के लिए भी एक संस्थान बनी हुई है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज, इसके तहत इस पर जब शोध किया गया तो सांकेतिक भाषा को गौण कर दिया गया, हटा दिया गया। किंतु ये हट नहीं सकता है, ये हमारे इर्द गिर्द, जिसको कहते हैं ना कि आप हमारे बाएं हैं, आप हमारे दाएं हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात कह रहा हूं उसको भली भांति ध्यान दीजिएगा। यह नहीं कि मैं भाषण दे रहा हूं और आप सुन करके और रह जाइए। इसको नोट करिए, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे कि हमारे राइट साइड, हमारे लेफ्ट साइड जो एक
समानांतर चल रहा है इन दोनों भाषाओं के साथ, उसके बीच में ये सांकेतिक भाषा का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इसके बिना यह दोनों ही भाषाएं जो है वह गौण साबित हो जाएगी। इसे सांकेतिक भाषा को लेकर चलना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि तो हमारे देश में इससे कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो हमारे देश में भी कुल भाषाओं, जो आप बहुत सिंपल तरीका से देख सकते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत के संवैधानिक 8वीं अनुसूची में सारी भाषाओं को वर्णित कर दिया गया है जिसको संवैधानिक रूप से मान्यता है। कुछ ऐसी भाषाएं भी है जिसको संवैधानिक मान्यता नहीं है, जैसे भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता नहीं है, लेकिन बोलने वाले पूरे विश्व में 8वां स्थान रखते हैं भोजपुरी। और भोजपुरी कई देशों की राष्ट्रभाषा के रूप में भी घोषित है। फिजी द्वीप में चले जाइए तो वहां का राष्ट्रभाषा जो है वह भोजपुरी है। तो आप एक चीज यह ध्यान रखेंगे कि कई ऐसी भाषाएं हैं जो हमारे संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, कई ऐसे भाषाएं हैं जैसे एकीकृत बिहार का वह दक्षिणी भाग जो आज झारखंड कहलाता है, वहां चले जाइए तो कुरमाली है, नागपुरिया है, इसके बाद आपको क्या बोलते हैं कि हो भाषा है। ये सारी भाषाओं को कहीं मान्यता नहीं, कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। बहुत दिनों के बाद मैथिली को मान्यता मिली, मगही को मान्यता अभी तक नहीं मिली। हम अपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही आपको बतला रहे हैं कि हम कई भाषाओं को बोलते हैं लेकिन इनको संवैधानिक मान्यता नहीं। तो संवैधानिक रूप से कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है? तो संवैधानिक रूप से 18 भाषाओं को संविधान ने 18 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, जबकि और यह सामान्य रूप से आपको भारत सरकार के द्वारा मुद्रित जो मुद्राएं हैं उस पर देखने को मिल जाएगी। किंतु 8वीं अनुसूची में जाकर के देखेंगे तो ये 20 भाषाएं आपको परिलक्षित होगी। इसीलिए यहां भी मतभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है कि वास्तव में ये कहा जाता है कि जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त होगी वह हमारे मुद्राओं पर अंकित होगा, किंतु नहीं, 8वीं अनुसूची के उन भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए मान्यता दी गई है, न कि मुद्राओं के लिए। तो यह ध्यान रखिएगा, दोनों में यह डिफरेंस है। यहां विवाद उत्पन्न हो रहा है कि कुछ भाषाओं को संघ लोक सेवा आयोग के लिए मान्यता दी गई और कुछ भाषाओं को केवल मुद्राओं तक सीमित कर दिया गया। यह ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि आप इस तरह लिखेंगे नहीं तो फिर आप गलत हो जाएंगे। तो अंततोगत्वा आप यह ध्यान रखिएगा कि सांकेतिक भाषा को छोड़ करके आप नहीं चल सकते हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, ये तीनों का आप समझ गए। अब जो भाषाएं हैं तो हमारे देश में पंजाबी, उड़िया, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी जैसी भाषाओं को मान्यता दी गई है और इन भाषाओं में ही राजकीय और राष्ट्रीय कार्य संपादित, विशेषकर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा के रूप में केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा जो अभी मैंने इसके अतिरिक्त आपको भाषाओं को बतलाया, यह क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं में राजकीय कार्य हो सकते हैं, यानी वहां के न्यायालय में कार्य हो सकते हैं, वहां के बोलचाल की भाषा हो सकती है, ऑफिशियल कार्य हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस भाषा का हम प्रयोग करेंगे वह हिंदी है। उस भाषा को हम हिंदी कहते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त होती है। और हिंदी जो हमारी भाषा है, इसकी लिपि क्या है? आखिर हम हिंदी लिखते कैसे? तो ये भाषा के बाद हम आगे जब पढ़ेंगे तो लिपि चैप्टर आएगा
और लिपि को जब पढ़ने लगेंगे तो अन्य भाषाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ अब आप ध्यान देंगे कि आज का आपका विषय वस्तु केवल भाषा था और भाषा के विषय में आपको सारी चीजें बतलाई गई। मैं उम्मीद करता हूं कि YouTube के माध्यम से जब आप अध्ययन करेंगे तो आप अगले दिन के लिए लिपि की तैयारी करके लिपि को समझने के लिए आएंगे। यदि किसी स्टूडेंट को, किसी भी छात्र को इसमें कहीं डाउट हो तो आप संबंधित शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मिल सकते हैं, अपने विषयगत शिक्षक से बातें कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान आप ले सकते हैं कि कहां पर आपको दिक्कत हुई। यदि आपको समझने में और कठिनाई हो रही है तो YouTube को आप बार बार 1 और 2 बार यदि सुनेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएंगे और आपका विषय वस्तु आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।